तो ये राहुल गांधी ने 5 अलग अलग तरीके की घपले बताए। एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर जो कि हरियाणा के 22 अलग अलग बूथों में इस्तेमाल हुई, उसके नाम पर वोट डाले गए। इन्होंने जो खुलासा कर किया, उस खुलासे में हरियाणा का एक जो इसको मैं बोलता हूँ, हम फिजिक्स में बोलते हैं, भौतिक विज्ञान में क्वांटम जंप। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन थी, ये एक पड़ताल थी, लेकिन पड़ताल है, तथ्य हैं। उन्होंने तथ्यों को अपने तरीके से पेश किया है जो लोगों को समझ में आता है। तो ये बहुत बड़े प्रमाण, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन में से कहता हूँ, ये कोई छोटी इन्वेस्टिगेशन छोटी नहीं है। और बहुत ये सेफोलॉजिस्ट भी शायद ना कर सकते इतनी। अब जब मैंने 90 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, कितना वोट डाला, कितना किसको डाला, किस पार्टी को मिला, पूरे चार्ट। 5 अक्टूबर को शाम को 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। 7 अक्टूबर को शाम को 6:10 पे चुनाव आयोग ने डाल दिया 2% बढ़ा के। तो अब जब मैंने उसका एनालिसिस किया, अगर वो 2% ना बढ़ता, जो 7 को शाम के 6 बजे चुनाव आयोग ने डाला, तो 26 सीटें हारते थे। 24 बीजेपी, 2 इन्हें दो। इससे पता चलता है कि छेड़छाड़ चोन बंद होने से, चुनाव बंद होने के बाद छेड़छाड़ होगी, नहीं तो ये नहीं हो सकता। गड़बड़ वोटिंग सूचियों में तो राहुल गांधी ने दिखा दी कि ये वोटर लिस्टें बनी हुई हैं और लिस्टों में डुप्लीकेसी भी है, घोष वोटर भी हैं, अन्य राज्यों के लोग आगे वोट डाल रहे हैं। 4-5 किस्म की धांधली हो रही है। ये गड़बड़ी ईवीएम के लेवल पे हुई या वोटिंग लिस्ट के लेवल पे वोटिंग गलत डल गई। 87 फार्म अपलोड करने से चुनाव आयोग मना कर रहा है कि मैंने नहीं अपलोड करना। यहाँ लोकसभा में भी जैसे हुआ, लोकसभा में आप मानेंगे, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, उसका डेटा 31 अप्रैल को डाला, वो भी लोगों के रौला डालने से, और 6% बढ़ा के डाला। एक और होता है फार्म, उसका है 17A। जब आप वोट डालने जाते हैं ना, सबसे पहले आपका नाम पूछ के, आइडेंटिटी पूछ के एक साइन कराते हैं, वो है 17A। वो डाटा देने को तैयार ही नहीं है, ये फार्म ही नहीं लिखे। ईवीएम अभी इनके कंट्रोल में है। एक और नई बात मिली, पानीपत में जितनी ईवीएम थी कि जी ये तो 98% बैटरी कैसे बच गई। ईवीएम को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके भी सब मिले हुए हैं। पहले कोई BLA ना का शख्स नहीं होता था, अब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के BLA साथ में लगा दिए। BLO नहीं, BLA पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, वो इन्होंने बना दिए BLA। अब दूसरी खेल क्या की है कि वोट चेंज करने की, कि हम एंड तक वोट बनाएंगे, 4 दफ़ा वोट बनाएंगे। जिसका वोट अक्टूबर में एलिजिबल होना है, उस पर पात्र बनना है, वो जनवरी में अर्जी दे सकता है। इससे पूरी धांधली हो जाती है। कि आज के इस खास कार्यक्रम में मैं रितेश लखी बात करूंगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हरियाणा में साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के बाबत जो खुलासे किए। तकरीबन 5 इस तरीके की धांधलियां, गड़बड़ियां जो कि 2024 के हरियाणा के चुनावों के नतीजों को परिवर्तित करती हैं, उन्हें बदल कर रख देती हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके के आक्षेप पहले भी उठते रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी ने दी, जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा गया, हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला वो खुलासा, जिसमें बोगस वोटर्स और बोगस वोटों के संबंधी सामने आए तथ्य सबको सोचने के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं। आज इस विषय पर मैं बात करूंगा। अपने इस प्लेटफॉर्म से मेरे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं। वैसे तो पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए मसलों, मुद्दों पर बहुत ही सटीक नजर रखते हैं, लेकिन चुनावों में, भारत के कई राज्यों में हो रहे चुनाव जो कि पिछले कई सालों के दौरान हुए, उनमें क्या गड़बड़ियां हुई, किस तरीके के मुद्दे उठे, वोटर सूचियों से लेकर वोटर लिस्टों की गड़बड़ियों को इन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। सो आज डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब से समझेंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें वास्तविकता है या ज्यादा राजनीति। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। डॉक्टर गर्ग, हमारी पहले भी चर्चाएं हुई हैं, हालांकि हमने अक्सर इस बात को एक अलग परिदृश्य में समझने की कोशिश की, लेकिन वही बातें जो हम कुछ महीने पहले कर रहे थे, इसी प्लेटफॉर्म से कर रहे थे, वो बातें
अब राहुल गांधी के इन खुलासों के बाद और मैग्नीफाई करके समझने और देखने की जरूरत है। सो ये राहुल गांधी ने 5 अलग अलग तरीके की घपले बताए, एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर जो कि हरियाणा के 22 अलग अलग बूथों में इस्तेमाल हुई, उसके नाम पर वोट डाले गए, अलग अलग नामों से वोट डाले गए, और इसके अलावा बहुत से खुलासे। तो आप क्या मानते हैं, ये जो हुआ है ये वही कंटिन्यूटी है जो कि महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा, जो और अन्य देश के राज्यों के चुनावों या पार्लियामेंट के चुनावों में भी यही कुछ हुआ? आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। वो तो है ही है, को हमारी जो लोकसभा संसद के चुनाव में हुआ, लोकसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र में हुआ, जो दिल्ली में हुआ जी, वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे आगे की बात है। उसके आगे की क्यों बात है? जब इन्होंने आनंद का किया, जब इन्होंने मधेपुरा का किया, तो उसमें इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, एक विधानसभा हल्के की, जो कि एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, 6 में से एक है। तो तब वो बात में उन्होंने बताया कि कैसे वोट जो है कटी जाती है, झूठी वोट बनती है, तो कटी जाती बहुत कम कही। आज इन्होंने जो खुलासा कल किया, उस खुलासे में हरियाणा का एक, जो इसको मैं बोलता हूँ, हम फिजिक्स में बोलते हैं, भौतिक विज्ञान में क्वांटम जंप, जो बड़ी बड़ी छाल लगाई है, जैसे बाजीगर छाल लगाते हैं, ये बड़ी छाल है। मतलब छोटे एक सैंपल साइज से बहुत बड़ा आपके पास इन्होंने परिदृश्य दिया है। और उस परिदृश्य में क्या दिया है? जैसे पहले ये बोलते थे कि वोट चोरी होती है, झूठे नाम से ऐसे करते थे। इस दफा इन्होंने जो हरियाणा के बारे में कहा, हरियाणा के बारे में तो आंकड़े ही ऐसे हैं। राहुल गांधी ने कोई खुद तो बना नहीं ली है। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि हम 1,18,000 वोट से टोटल सीटें जो हारे हैं, 1,18,000 वोट का अंतर है, वो तो सामने नजर आता है। वो इलेक्शन कमीशन बोलता है 39.94% तो मिला बीजेपी को, एनडीए को, और 39.09% इनको मिला। तो इसका मतलब सिर्फ केवल 0.85% ही अंतर हुआ। 0.85 इनफैक्ट 22,000 वोट का फर्क था जो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बताया कि अगर वो 22,000 वोट 4-4, 500 का अंतर, जिसकी वजह से नतीजा बदला। वो 22 का था, लेकिन पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो 48 जीती बीजेपी और जो कांग्रेस हारी, कांग्रेस ने जितनी वोट ली, उस वोट में टोटल वोट पड़ा है 1,38,00,000। उसमें अगर हम 0.85% करेंगे तो 1,18,000 वोट आ जाता है। वही उन्होंने बोला है। एक तो आंकड़ा ठीक बोला है, आंकड़ा में कोई इधर की बात नहीं, उधर की बात नहीं, कोई कांग्रेस की बात नहीं है, आंकड़े का विश्लेषण। इनफैक्ट कांग्रेस के एक नेता ये खुलासे कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, ये खुलासे कोई सोफोलॉजिस्ट कर सकता था, लेकिन मुद्दा यही है कि जिस तन लागे वही जाने, क्योंकि इस बड़े स्तर पर जाके ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन थी, ये एक पड़ताल थी, और वो पड़ताल एक राजनीतिक पार्टी को करनी पड़ी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पार्टी ठीक है गलत, लेकिन पड़ताल है, तथ्य है। सो एक तो बात ये है कि इसमें सियासत कम किया उन्होंने तथ्यों को अपने तरीके से पेश किया है, जो लोगों को समझ में आता है। जैसे कैसे कि वोटें आपने बताया अभी, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो आपने लगा दी, उसमें कोई सा दीजिए वो उसका मॉडल था, वो ऐसे फोटो लगा दी, कहाँ से लगा दी, वो कुछ भी हो, कहीं से भी लगाई हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग वो वोट बनाता है, उसको कोई एजेंट बनाता है, उसने उस पर निगरानी रखनी है ना। तो जो वो उस पर निगरानी नहीं रखता, वो उस पर देखता नहीं है, गहना ध्यान नहीं करता, तो फिर चुनाव आयोग जिम्मेवार है। अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हमने घुसपैठिए वोटर नहीं बनाने, बिहार की SIR में बोलता है, और वो बोलता है आप विदेशियों को कैसे बना देंगे। अब यहाँ तो भाई आपके सामने विदेशी का मॉडल लग के 22 वोटें बनी है, 10 बूथों पे उसने वोट डाल दिया, कहीं किसी सीता, कहीं सीता, कहीं नाम से, तो ये क्या बताएंगे। दूसरा, आप अपने नियम को, राहुल गांधी ने बड़ा उसने कानून से बात की है साथ में। मैं तो इस बात पे रितेश जी मानता हूं कि आज के देश के अपोजिशन के जो विपक्ष का नेता है, वो इतना साइंटिफिक एनालिसिस भी करता है, नहीं तो हमारा नेता तो बातें करते हैं। चलो, उनकी 12 साल में सत्ता से बाहर होने के बाद इस विश्लेषण की जरूरत, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट है कि ये मुद्दा कांग्रेस के विश्लेषण का या राहुल गांधी का नहीं है, ये तो देश के जमहूरियत के साथ खिलवाड़ का नहीं, बल्कि इसे तो डाका कहा जा सकता है। अगर जो वो कह रहे हैं, अब जैसे इसमें उन्होंने अकेला, जैसे आपने जिक्र किया कि एक ब्राजीलियन
मॉडल जिसका अब तक नाम नहीं पता, उस फोटोग्राफर का तो नाम पता लग गया जिसने वो तस्वीर खींची थी, लेकिन उस मॉडल का अभी तक पता नहीं। कोई ब्राजीलियन मॉडल है जिसने, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हरियाणा के राई हलके में 22 बूथों पर उसके नाम से सरस्वती, सीता, शीला इस तरीके के नाम से वोट उसकी डल गई। और ऐसे और बहुत से केसेस है, बहुत से ऐसे पते, एड्रेसेस राहुल गांधी बता रहे हैं जिसमें कि वो बता रहे हैं कि एक एक घर में 250-250 वोट है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन घरों पर जाकर कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यूजुअली अगर 10 से ज्यादा किसी घर में वोट होते हैं तो ये जिम्मेवारी होती है कि फिजिकल आप जाकर सर्वे करेंगे और पड़ताल करेंगे कि कोई इसमें बोगस वोट तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो वो सब नहीं हुआ और 5 अलग अलग किस्म के। तो आप राय की आपने बात की, जो राय का हल्का है विधान सभा का, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसमें 4395 के कितने वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है। अब मैंने उसमें जो हमारी ये रिपोर्ट है उसमें हमने इसको काउंट किया हुआ है कि सोनीपत के 2 हल्के हैं जिनमें इन्होंने वोट चोरी के कारण जीते हैं, नहीं तो नहीं जीतते थे। वो 2, एक राय है, एक साथ में और है, उसमें भी 4500 वोट से हारी है कांग्रेस। अब उसने वो राय हल्के का दिखा के कि कैसे 508 वोट एक ही जगह पे बने हैं, कैसे 501, कैसे एक जगह पे 101 वोट बने हुए हैं एक ही घर में, जबकि 10 के बाद जो आपने बताया भी, राहुल जी ने भी बताया, रूल भी है, इलेक्शन कमीशन का नियम है, तो कैसे आंखें मीच ली चुनाव आयोग ने। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात जो उन्होंने की है वो और भी बड़ी है। वो मैं क्यों कहता हूँ ये क्वांटम जंप है पिछले से। उसमें उन्होंने पहले बीजेपी और जो चुनाव आयोग था उसका जो संबंध था आपस में, वो स्थानीय लेवल पे था। अब उन्होंने बता दिया कि पूरा पैन इंडियन है, पूरे भारत में है। कैसे? यूपी का उनका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह वो आके वोट डाल रहा है, वो उधर भी डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है। बिहार से उनको बुलाया वोटरों को, वो हैंडीकैप्ड है, उसको चुनाव आयोग चाहिए तो घर में ही रहता नहीं। जो हैंडीकैप्ड व्हील चेयर पे है वो कैसे नहीं घर में मिला। तो उन्होंने वो पूरे का पूरा दिखा रहा हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के। बीच की अन्य राज्यों के वोटर्स जो थे, जो उत्तर प्रदेश में कोई वोट डाल रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में वोट डाल रहा है, वो सभी व्यक्ति जो किरदार थे, ये भी प्रमाणित किया उन्होंने कि ये लोग वहां के वोटर थे, वहां वोट डालने के बाद अब ये हरियाणा में आकर वोट डाल गए। और हरियाणा में जिनके वोट थे पार्लियामेंट में, उनके विधानसभा में वोट गायब हो गए। और वो उन्होंने वीडियो दिखाए उन लोगों के, बताया कि हमारे फलां रिश्तेदारों के उसमें इलेक्शन वोट था, नहीं था। तो ये बहुत बड़े प्रमाण, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन मैं से कहता हूँ, ये कोई छोटी इन्वेस्टिगेशन छोटी नहीं है। और बहुत ये सिफालोजिस्ट भी शायद ना कर सकते इतनी, क्योंकि ये जितना गहन है। सिफालोजिस्ट की हम रिपोर्ट रोज ही पढ़ते हैं, हम खुद भी करते रहते हैं। नहीं, रिसोर्स चाहिए इसके लिए, संसाधन चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इनकार कर दिया, वो चाहते थे कि इसको हम पूरा का पूरा बताएं, लेकिन इस स्केल पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर पाना संभव ही नहीं था। संभव नहीं। दूसरा इसलिए भी संभव नहीं है कि जो चुनाव आयोग है हर बात को गुप्त रखता है, जबकि वो तो लोगों के सामने होनी चाहिए। वो ऐसा ही है जैसे आपको मालूम है, मैं रजिस्ट्रार हूँ यूनिवर्सिटी का। आप बोलते हैं जी मेरे साथ एग्जाम में गड़बड़ हुई है, मैं बोलता हूँ मैं पेपर तो नहीं दिखाना आपको, मैं आपके सामने पेपर रख दूंगा कि देख लो भाई साहब आपका पेपर है, हमने तो कोई गड़बड़ नहीं की। ये जब हम करने से मना करेंगे कि हमने आपका पेपर नहीं दिखाना, हम डेटा नहीं दे रहे, चुनाव आयोग इस वक्त डेटा नहीं दे रहा, हम नहीं बताएंगे, तो उसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं हमारे मन में चोर है। नहीं तो हमें दिखाने में क्या, ये तो पब्लिक कर रहता है ना। जब हम बोलते हैं हम वोटर सूची नहीं देंगे, मशीन रीडर नहीं देंगे, तो फिर एनालिसिस कैसे होगा। तो इसका मतलब है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। मैं दूसरी बात पे आऊँगा। एक बात उन्होंने और बहुत बड़ी कही है, जो मेरे को जो पहले से ऊपर है। वो क्या कहा, गणेश कुमार का बता रहे हैं। गणेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो बैठे हैं, उनके साथ में बैठे हैं लोग महात्मा गांधी के, वो भी बोलते हैं, जो भी सिमली देते हैं। और उन्होंने भी थोड़ा कटाक्ष से किया कि देखिए चुनाव जो कहते हैं मुख्य चुनाव गणेश कुमार, जो 0 नंबर है घर का, मकान का, आप जानते हैं कितने लोगों के पास मकान घर नहीं है, पुलों के नीचे बैठे हैं, पुल के नीचे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, समंदर के किनारे होते हैं, हम उनको 0 नंबर अलाट करते हैं। उन्होंने बोला राहुल गांधी ने कि देखिए जो सरदार जी बैठे हैं वो मान नहीं रहे इसकी बात। एक तो इसमें थोड़ा सा अगर से ह्यूमर भी था, ऐसा नहीं है कि बहुत गंभीर बना के। दूसरा वो उन्होंने जो साबित किया कि देखिए जी ये घर है, पूरा अच्छा घर बना हुआ है, इसका नंबर 0 है, इस पर 66 वोट बने हुए हैं। और ये क्यों बनाते हैं, और सूची में उसका नंबर 0 है, जबकि आप वहां पे स्टेटमेंट में बयान दे रहे हैं कि जी ये तो बेघर लोगों के 0 नंबर होता है। कि देख लिए सूची में ये घर बेघर भी नहीं है। और ये 0 इसलिए दिया, उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया। आई विल से वो तो बड़ी वैज्ञानिक है
कि 0 इसलिए डालते हैं कि पता ही नहीं चले कहाँ है कोई। नंबर घर का डाल दिया फिर तो पकड़ा जाएगा। ये बहरूपिया है, 0 बहरूपिया है। सो इसलिए उन्होंने ये नई बात बताई है कि देखिए कंसीड करने, लुकाव रखने के लिए, पर्दा पोशी करने के लिए, पर्दादारी करने के लिए ये भी एक नया तरीका है कि मकान का नंबर ही मत बताओ। ये तो बात हुई राहुल गांधी के खुलासों की जो हमने अभी तक बात की, लेकिन जैसे मैंने कहा था डॉक्टर साहब ने इस मामले को थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से इस पे काम किया है। तो ये सब त्रुटियां महाराष्ट्र से शुरू हो गई थी। आपने पहले भी जब हरियाणा के चुनाव आए थे तब आपने क्या आपको क्या पता लगा था ऐसे हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में इससे पहले? हाँ, इससे पहले का ये पूरे का पूरा ना हरियाणा का चुनाव का है। ये पूरा हमने डाटा उतारा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पेहेवा ये वो सब इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो इनके 90 कॉन्स्टिट्यूंसी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अब जब मैंने उन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, कितना वोट डाला, कितना किसको डाला, किस पार्टी को मिला, पूरे चार्ट है हमारे पास। तो एक बात सबसे बड़ी जो मेरे सामने आई वो ये आई कि 5 अक्टूबर को 2024 को, जैसे आपने बोला 2024 में हुआ चुनाव, ये 5 अक्टूबर को शाम को 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। उसके बाद लाइन में होंगे, कतार में होंगे, कुछ लोग उनकी डली होगी। 5 अक्टूबर को जो 7 बजे का डाटा है और जो 11 बजे का है वो जो आ गया हमने मान लिया चलो ऐसा ही होगा। 7 अक्टूबर को शाम को 6:10 पे चुनाव आयोग ने डाल दिया 2% बढ़ा के, 2% और इजाफा कर दिया 7 अक्टूबर को। 8 को सुबह काउंटिंग शुरू होनी है, जो गिनती शुरू हो रही है सुबह 8 को हो रही है। 14 घंटे पहले 8 बजे शुरू होनी थी गिनती, पौने 14 घंटे पहले उसने 2% वोट बढ़ा दिया। और उसमें जो नायब सिंह सैनी का इन्होंने भी बयान सुनाया, तब हमने कोट भी किया हमारी रिपोर्ट में कि नायब सिंह सैनी कहते हैं उसी दिन 7 को ही कि पूरी व्यवस्था हमने कर ली, हम पूरी मेजॉरिटी से आ रहे हैं। बल्कि मेरे को तो कहीं पता है कि उसने 48 सीटें भी बोल दी थी। तो अब जब मैंने उसका एनालिसिस किया, अगर वो 2% ना बढ़ता जो 7 को शाम के 6 बजे चुनाव आयोग ने डाला, तो 26 सीटें हारते थे। 24 बीजेपी, 2 इन्हें दो, ये 26 सीटें दोनों हारते थे। नहीं, वो क्या क्राइटेरियन क्या लिया? क्राइटेरिया हमने ये दिया कि जो 2% वोट बढ़ाया वो हमने मान लिया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दिया, क्योंकि आपके पास और तो कोई तरीका नहीं है। अब उसको हमें एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे एवरेज निकाल दिया, भाई एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना बड़ा होगा। हालांकि वो फार्मूला इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो और भी बड़ी गड़बड़ निकलाती। हाँ, वो जनरलाइज फार्मूला है, राइट? आपने उसको जनरलाइज प्रोजेक्शन करके, हाँ, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, एक्स्ट्रापोलेट किया। तो उससे हमने देखा कि जितना एवरेज बढ़ाया है उससे कम मार्जिन से कितने लोग जीते हैं, क्योंकि 2% अगर उसमें बाकियों जितना ना भी बढ़ाया होता। दूसरा हमारे सामने उससे ये 24 सीटें निकली जो इनको गई। 24 सीटों पर आप कह रहे हैं कि इतना कम मार्जिन था, हाँ, कि अगर वो 2% का वोट का फर्क ना पड़ा होता तो वहां पे नतीजे अलग होते। वो हार जाते, नहीं अलग नहीं होते, हार जाते, बीजेपी हारती पक्का ही, पक्का ही। हाँ, वो पूरी गिनती है। जैसे इसकी 4563 है, 4565 वोट, उसकी को दूसरे की 4500 है, इसमें 18,000 वोट बढ़ी हुई है। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसी तरह एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 32 वोटों पे जीता है इनका कैंडिडेट। अभी उसका झगड़ा तो दूसरा कांग्रेस ने डाला हुआ है कि जी 212 वोटें पोस्टल बैलेट गिनी नहीं गई, लेकिन वो ना भी गिनते तब भी है। इसी तरह दादरी में, चरखीदारी में 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पे जो 6 बजे आंकड़ा दिया कि इतना % वोट डली है, 11 बजे भी वही है, इसका मतलब वोट बंद होगी। तो उसका फिर बाद में 7 तारीख को बढ़ा दिया। अब जब 6 बजे से 11 बजे तक कोई वोट नहीं डला वहां, तो वो वोट कहां से आ गया? चरखी दादरी में भी ऐसा ही हुआ, दोनों सीटें बीजेपी ने जीती। पंचकुला में, हमारा साथ में है चंडीगढ़ की, पंचकुला में 2 सीटें थी, 1 सीट वो हार गए बीजेपी, 1 बीजेपी जीत गई। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि शाम को 6 बजे का जो अंकड़ा, 7 बजे अंकड़ा दिया, उसके बाद जो 11 बजे अंकड़ा दिया, पौने 12 बजे, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब वहाँ वोटिंग बंद हो चुकी, कोई नई वोट नहीं बढ़ी, उसमें भी बढ़ा दिया। अब वो कहाँ कैसे बढ़ गया? और ये एक पलवल है, शायद पलवल है क्या है, तो उसमें कहीं किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से विवाद की है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें इन्होंने वोट कम कर दी। अब जो वोट आपने बता दी उससे कम कैसे होगी? गिनती तो आपने की नहीं अभी। या तो गिनती में कम हो जाए, आप बोल सकते कि जी कहीं हमारे से गलती हो गई होगी, आपने 7 तारीख को उसको कम कैसे कर दी? क्योंकि वो मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वोट आपने कम कर दी। इससे पता चलता है कि छेड़छाड़ चोन बंद होने से, चुनाव बंद होने के बाद छेड़छाड़ हुई है।
नहीं तो ये नहीं हो सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा पहले भी हुआ करता था, एज इन की 5 बजे तक चुनाव हुआ या 6 बजे तक चुनाव हुआ, जो भी इसका समय रहा करता था उस वक्त, और उसके 1-1, 2-2 घंटे बाद वोटिंग हुआ करती थी, लाइन लग कर लोग, क्योंकि जो बैलेंस में होता, मान लो कोई 4:30 कोई 4:45 बजे पहुंचा तो उसको अंदर ले लिया जाता था। उसके बाद वो जो आंकड़ा था उसको, उसके आने में और चुनाव प्रतिशत या वोटिंग प्रतिशत क्या है, इस चीज को समझने में कुछ घंटे तक लगते थे, लेकिन देर रात तक या अगले दिन तक ये फिगर रिवाइज हो जाती। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हम रियल टाइम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि शाम 4 बजे तक इतनी वोटिंग, शाम 5 बजे तक इतनी वोटिंग, और फिर 7 बजे तक जब तक फाइनल वो सब वोट डल नहीं जाते तब कितनी वोटिंग। लेकिन वो डेटा ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे के बाद अपडेट होना चाहिए था, क्योंकि पूरे दिन में आप हर 2 घंटे 1 घंटे के बाद डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो वो डेटा की एक लिमिट होगी। ये नहीं कि उसको 2-3 दिन बाद आप कहेंगे उसमें 2%। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए 5 तारीख को आपने 11:15 बजे जो बताया, एक तो इसमें बड़ी बात ये है कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हैं और चरखी दादरी में 2 हैं। इनमें तो जब वोटिंग बंद हो चुकी, प्रैक्टिकली कोई वोट पड़ी ही नहीं। आपने 5-6 बजे जो आंकड़ा दिया, 7 बजे का, 11 बजे भी, 11:15 बजे भी आपका वही आंकड़ा है। इसका मतलब वोटिंग बंद हो चुकी। वो कतार वाली बात तो है ही नहीं इसमें। अगर पड़ी होती तो 11 बजे कुछ 4, 10, 20 वोट तो बढ़ता ना। तो इसका मतलब है जब 7 तारीख को आप शाम को 6 बजे उसमें वोट बढ़ा रहे हैं, तो वो तो फेक वोट है, जिसको हम दैत्य वोट बोलते हैं। ये दैत्य वोट है, घोस्ट वोट, दैत्य, मैं उसको दैत्य हिंदी में मिल रहा है, ये दैत्य वोट है। तो ये ऐसा दायित्व इन्होंने खड़ा किया हुआ है कि जो इंसानी वोट को निगल लेता है, वो दैत्य वोट को जन्म देता है। अब मोटी बात समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब, कि गड़बड़ हुई कहाँ। गड़बड़ वोटिंग सूचियों में तो राहुल गांधी ने दिखा दी कि ये वोटर लिस्टें बनी हुई हैं और लिस्टों में डुप्लीकेसी भी है, घोस्ट वोटर भी हैं, डुप्लीकेसी है, और गुमनाम एड्रेसेस पे लोग हैं और अन्य राज्यों के लोग आगे वोट डाल रहे हैं। 4-5 किस्म की धांधली हो रही है। एक तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भूमिका कहां पे आती है? अब इसको कैसे इसको रिलेट कर रहे हैं? ईवीएम क्या करती है? ये गड़बड़ी ईवीएम के लेवल पे हुई या वोटिंग लिस्ट के लेवल पे वोटिंग गलत डल गई? या वो तो थोड़ा समझें। इससे मल्टीपल हैं, एक नहीं है। अच्छा, एक तो पहले वोटिंग लिस्ट जो बनती है, मतदाता सूची, उसमें 2 तरह की गड़बड़ियां हैं। एक है कि जो बीजेपी के पक्ष का वोट है, वहाँ क्योंकि उनकी सरकार है, पूरे आरओ जो हैं डीसी होते हैं, तो जो ये विधानसभा में आरओ तो एसडीएम होते हैं, तहसील लेवल के, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष वाला वोट बढ़ा दिया, झूठा वोट डाल दिया, ताकि बाद में ऐसे ही डाल दें। जैसे ये मॉडल की बात आप हम करते हैं 22 वोटों की, ये ऐसा नहीं है कि मॉडल खुदा के डाल के गया। हाँ, मतलब वोटें इन्फ्लेट कर दो अपनी सूची में। मॉडल की तो आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है ये बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट है। ब्राजीलियन मॉडल अगर पहचान में आ जाए तो उसको चुनाव आयोग के पास शिकायत करनी चाहिए कि मेरी तस्वीर की इस्तेमाल करके ह्यूज कॉम्पनसेशन कि मेरी फोटो का इस्तेमाल कैसे कर दिया, और वो भी 22 बोगस वोटें मेरे नाम पे डलवाई हैं आपने। आप वो तो ह्यूज कॉम्पनसेशन लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, कि मेरा बताइए मेरा फोटो कैसे यूज किया। ये तो अभी कोई करता नहीं है, वो तो बड़े आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, आइडेंटिटी थेफ्ट होगी। दूसरा ये क्या करते हैं कि जिसका वोट है विपक्ष में जाना है, इनके पूरा मार्क किया होता है, उसका कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को चाहे अच्छा ना लगे। या चंडीगढ़ में प्रोग्रेसिव एनक्लेव में रहता हूँ, पहले मैं 18 में रहता था, वहाँ मेरी वोट बनी हुई थी। तो मैंने बोला भी यार यहाँ बना लेते हैं, अब तो यहाँ से हम यहीं रहते हैं। मैंने उनको लिखा दिया। पूरी सोसाइटी में जो वोट दिखने वाले हैं उनको मालूम है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। अच्छा, तो मेरा वोट नहीं बना, ना मेरी बीवी का, पर चांस वहां से कटा नहीं गया। अच्छा, यहाँ से लिख के भेजे कि बना देंगे जी हम। मैंने बोला वहां से कटना, कहेंगे कोई नहीं, अपने आप ही कट जाएगा। वो मेरा बनाया ही नहीं, ये भूल गए कि वहां है इसका। और वहां जाके वोट डाला है फिर? हाँ, मैं 18 में जाके डाल के आया हूँ। मतलब देखिए, मेरे घर से मैंने आप दिखाया नाम, मेरा और मेरी बीवी का 2 ही वोट हैं हमारे। इसके उल्ट और भी बता रहा हूँ कैसे बनता है। मैं डिस्क्लोज नहीं करांगा। एक हमारे और हैं, वो इनको वोट जाना था, तो उनका वोट भी वहीं था, उनका बन गया। एक ही समय में एक ही घर के सदस्यों के। अच्छा, आपके घर में विचारधारा का फर्क है तो अच्छा, बट दिस इज अ फैक्ट। पर इतनी माइक्रो लेवल पे, इनका पन्ना प्रमुख होता है। इनको मालूम है कि ये वोट हमारा है। हम अब सीधी बीजेपी की बात कर रहे हैं जी, कोई कुछ में दुविधा नहीं। बीजेपी को मालूम है कि ये वोट हमारा है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक तो ये पेश किया है कि ये वोट निगलते भी हैं
और वोट काटते भी हैं, और ये झूठा वोट बना के इन्फ्लेट करने के लिए, दिस इज वन वे। लेकिन उसका जो मैच है वो ईवीएम से, फाइनली मैनिपुलेशन ईवीएम से हो रहा है। हाँ, फाइनली, क्योंकि वो फिजिकली, जैसे आपने बताया कि फिजिकली किसी ने आके बोगस वोटिंग की नहीं है। अब वो वाला काम नहीं कि बूथ कैप्चर किया और किसी ने जाके, बूथ कैप्चर ही हो गया, अब ईवीएम को मैनिपुलेट कर लिया। अब ईवीएम में क्या होता है, ईवीएम में क्या होता है, इन्होंने, मैंने स्टडी किया, जैसे महाराष्ट्र में एक जगह पे 39 कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। ये क्या करते हैं, बहुत से लोग अपने खड़े कर लेते हैं ऐसी बोगस। उसमें क्या होता है, उनका एक एक एजेंट अलाउड है, इनके पास तो बहुत से लोग हैं आरएसएस के, तो इतने 10 लोग इकट्ठे वहाँ बैठ गए। अब आप या मैं हूँ, मैं इनका विपक्ष का हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनेगा कोई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, मैं भी तो उनका नुमाइंदा ही हूँ ना, जो पार्टियों के लोग हैं उनमें मैं तो एक हूँ, इनके 10 बैठे हैं, लेकिन वो जुदा जुदा देखने में हैं वो इकट्ठे अंदर से, तो बोलेंगे यार हो गया छोड़ो, कहीं ना कहीं मेरी एक बात मान लेंगे, लेकिन मेरी 9 बातें काट देंगे। इसलिए वो 17 नंबर फार्म, 17C फार्म, ये सब हमने ये यहाँ तक देखा है कि 17C फार्म पे सुबह ही साइन करा लेते हैं सब एजेंटों के। 17C एक फार्म होता है, उस पर क्या साइन करवा लेते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है, थोड़ा 1 मिनट में। 17C फार्म ये है कि जब वोटिंग खत्म हो गई, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उसके चरण हैं। पहला चरण ये है कि वोटिंग शेड्यूल टाइम, जिसको हम बोलते हैं कि 6 बजे तक वोटिंग होना था, 6 बजे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, उसने अनाउंस करना है कि इतना वोट पड़ चुका, अब चुनाव का शेड्यूल टाइम खत्म हो गया, एक अनाउंस करना है। दूसरा, साथ में उसने अनाउंस करना है अभी कतार में इतने लोग खड़े हैं, उनकी गिनती बतानी है, और उनको पीछे से एक एक नंबर की पर्ची देनी है, पीछे से नंबर 1 से शुरू करना ताकि पीछे को खड़ा ना हो जाए। ये 2 बातें बतानी है। उसके बाद जब वो जो कतार में है और तो कोई आ नहीं सकता, उसके बाद वो कतार वालों की वोट डलवानी है, उसके बाद वोट बंद होनी है, क्लोज ऑफ पोलिंग उसको बोलते हैं। उसमें बटन दबाना है, सामने आ जाएगी कि इतना आंकड़ा है, वो लिखना है 17C फार्म में। वो 17C फार्म पे पीठासीन अधिकारी साइन करेगा, सभी जो एजेंट वहाँ हाजिर हैं वो साइन करेंगे। हर एक एजेंट को एक एक फार्म उसकी कॉपी देनी है, उतनी कापियां साथ में आती हैं, चुनाव आयोग भेजता कापियां खाली फार्म की, उसमें साइन कराने हैं, तो हर के पास आ गया। अब ये कहते हैं जी हमने सबको दे दिया, हमने देखा कि सुबह ही खाली साइन करा लेते हैं, उसमें फिक्र जितनी मर्जी भर दो आदमी। एक ये दूसरा तरीका है, और ये ढूंढा गया है, मैंने नहीं, दिल्ली में भी ढूंढा, ये महाराष्ट्र में कई, एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड ने भी देखा, उसने होता है ना, कई ऑफिसर को जानते हैं, जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे को दिखा देंगे, हाँ जी ऐसा ही है, ऐसे ही बोल देंगे, उनको कई बार पता नहीं होता। ये बातें बहुत। दूसरा क्या करते हैं ये, इसीलिए 17C फार्म अपलोड करने से चुनाव आयोग मना कर रहा है कि मैंने नहीं अपलोड करना, हमारे पास है नहीं जी, टैंपर कर देंगे जी, इनके पास है, ये खुद देख लें, यही करना है। दूसरा ये आज तक ये राजीव कुमार के आने से पहले जो आपने बताया, आपने सही बताया, क्योंकि आप तो रोज चुनाव कवर करते हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन तक पूरा नंबर आ जाता है कि कितने पर, क्योंकि शाम को वोटिंग बंद होगी, दूसरे दिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आ जाएगा। अब आप 4-5 दिन के बाद आंकड़ा बढ़ा के दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे दिन सर, अगले दिन जो अखबार छपा करती थी, हाँ, उसमें माइनर चेंज होता था, माइनर, क्योंकि अखबार को प्रेस में शायद 10-11 बजे जाना होता है। हाँ। तो उसमें यूजुअली एक समय था 2000, अगर मैं हरियाणा के चुनावों को 2004-5 में मैंने कवर किया, 14 में कवर किया, उसे 9 में कवर किया, ये तो, और पंजाब के भी चुनाव हो रहे थे ना, तो वहां पर हमारे पास डेटा होता था कि रात तक डेटा अपडेट हो जाता था, अगले दिन सुबह के बुलेटिन्स में वो डेटा ठीक चल रहा होता था। अखबार में थोड़ा सा अपडेशन इसलिए होता क्योंकि उनको 10-11 बजे के आसपास प्रिंट पे जाना है, लेकिन चैनल्स पे ठीक चलता था, और अखबार दूसरे दिन के, अगले दिन के अखबार में वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा था। उससे बियॉन्ड एक दिन से, या कह लीजिए 8-9 घंटे से बियॉन्ड कोई रिवीजन नहीं होती थी। यहाँ लोकसभा में भी जैसे हुआ, लोकसभा में आप मानेंगे पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, उसका डेटा 31 अप्रैल को डाला, वो भी लोगों के रौला डालने से, और 6% बढ़ा के डाला। दूसरे चुनाव का चरण का चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, उसका भी 30 को डाला, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डाटा नहीं दिया। जबकि अब IT का युग है, डेटा का युग है, वोटिंग मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक युग है, आपको कोई फिजिकल उस तरीके से वोटें गिननी नहीं है, वोटों का सारा सिस्टम है, तो ये डेटा तो साथ के साथ रियल टाइम में भी अपडेट हो। एग्जैक्टली। दूसरा बात आपने बताया पहले
कि 2-2 घंटे बाद इनकी ऐप बताती है, एनकोर ऐप। जब 2-2 घंटे बाद आपकी ऐप बताती पूरे है, दिन में आप 2 घंटे या 1 घंटे बाद अपडेट कर बता रहे रहे हो, हैं, तो 5 बजे के तो बाद क्या हो बात गया? बंद होने के बाद क्यों नहीं कर सकते भाई? एक ये दूसरा, इसमें हमने डिमांड किया, जो इन्होंने मना किया कि जी हम 17 सीट तो टेम्पर हो जाएगा ऐसे। और दूसरा ये है, एक और होता है फार्म, उसका है 17A। 17A इज ए रियल टाइम डाटा अगेन। जब आप वोट डालने जाते हैं ना, सबसे पहले आपका नाम पूछ के, आइडेंटिटी पूछ के एक साइन कराते हैं, वो है 17A। उसमें केवल वही होंगे जो वहां गए हैं। जब चुनाव खत्म हो गया, उसके नीचे लाइन लगानी है, लाइन लगा के साइन करना है पीठासीन अधिकारी ने, फिर सभी एजेंटों के साइन कराने हैं। वो एजेंटों को कॉपी नहीं देनी उसकी, लेकिन साइन सबके कराने के, ये हमने बंद कर दिया। वो डाटा देने को तैयार ही नहीं है, ये फार्म ही नहीं देते। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा ये है कि इसमें गड़बड़ का, फिर जो ईवीएम है, ईवीएम भी इनके कंट्रोल में है। ईवीएम को स्टोर करने में जो कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग होनी है सीसीटीवी में, कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, उसमें लाइट बंद, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। इसके आगे यहाँ हरियाणा में क्या मिला, एक और नई बात मिली, जो मैं कहता हूँ मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कि बैटरी कंज्यूम नहीं हुई। पानीपत में जितनी ईवीएम थी उन्होंने लिख के दिया, मेरे पास डाटा पड़ा है कि जी ये तो 98% बैटरी कैसे बच गई। वैसे 2% बैटरी 2% बैटरी कंज्यूम हुई है और 98% बैटरी बची पड़ी है। वो बहाना लगा रहे हैं, नहीं जी वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। हम भी टेक्नोलॉजी में हैं, जब मरीज हमारी गलती से मरता है हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी। इसका मतलब क्या लगाया जाए कि अगर 98% बैटरी यूज नहीं किया आपने, चेंज किया, ईवीएम चेंज किया, या ईवीएम को टेम्पर किया। अब ईवीएम चेंज किया का मैं क्यों कहता हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, शायद लोगों को ना मालूम हो। लोग जो खुराखोज निकालने वाले हैं वो भी तो बहुत तेज है ना, आप जैसे लोग बैठे हैं। तो किसी ने इलेक्शन का चुनाव आयोग से पूछा कि आपने ईवीएम कितनी खरीदी है, तो इन्होंने बोला जी हमने तो, हमारे पास तो 20 लाख ईवीएम है। उसने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये पंचकुला में है, ये दो ही हैं जो बनाती हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इन दोनों से पूछा कि आपने बेची कितनी है। उसमें मिसमैच आ गया। इन्होंने बोला 39 लाख बेची है। अब इलेक्शन कमीशन को बोला उसने, वो तो पीछे लगा रहा ना इलेक्शन, नहीं इन्होंने ना राज्य कमीशन को बेची होगी। उसने फिर इनसे पूछ लिया, इन्होंने लिख दिया नहीं भारतीय चुनाव आयोग को बेची 39 लाख। वो 39 लाख की बजाय 20 लाख है, तो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? बम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अब तक जवाब नहीं फाइल कर रहे। इससे पता चलता कि ईवीएम कहाँ है। और ये ईवीएम लोग देखिए, जैसे कहते हैं हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत और। ईवीएम को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके लिए सब मिले हुए हैं। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, और यानी कि एक पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन, अब यहाँ पे समझ लें, जो राहुल गांधी ने तो काफी क्लैरिटी से समझा दिया, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को समझा दे कि एक पार्ट तो है कि एक फेक रिकॉर्ड तैयार करना। हाँ, उसमें वो धांधली वो इसलिए ताकि वो एक आधार बने कि वो रिकॉर्ड है। उस पर अगर कोई सवाल उठे तो ठीक है, उसको रिकॉर्ड को देना नहीं है, दिखाना नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो मैंडेटेड है। दूसरा है कि ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो मैनिपुलेशन है, चाहे वो उसको बदल के मैनिपुलेशन है, चाहे उसको टेम्पर करके मैनिपुलेशन है, जो है सो है। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग है। अब उसकी कोई बोलेगा नहीं ये ऐसे बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, ईवीएम को कौन छेड़छाड़ कर सकता, कौन क्या कर सकता। हाँ, इस पे कई बार विवाद उठता है, वो कहते हैं चैलेंज करते हैं, कोई नहीं कर अब सकता। मैं इसके बारे में ये हरियाणा का उदाहरण दूंगा, क्योंकि इसी चुनाव का। अब हरियाणा में क्योंकि धांधली बहुत ज्यादा हुई और सब कांग्रेसियों को हो गया ये ऐसे सख्ते में आ गए भी ऐसे हो कैसे गया, तो इन्होंने पिटीशन डाल दिए। 18 पिटीशन डाले हुए हैं 18 सीटों के। हाँ, एक सीट में जब पहले तो चुनाव आयोग ने आख्या हम वीवीपैट से मिलान नहीं करेंगे, हालांकि चुनाव आयोग का अपना लिखा हुआ है कि 5% बूथों का मिलान किया जा सकता है। वीवीपैट का जो मशीन से जो पेपर रोल होता है, पेपर मशीन से रोल मैच करें, जो पेपर में जो आया उससे मैच करेंगे। वीवीपैट वीवीपैट लगाइए इस वास्ते, वोटर वेरीफाइएबल ऑडिट ट्रेल, VVPAT। जो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, पेपर का ऑडिट करने को तैयार ही नहीं है। ऑडिट का कोई मतलब ही है, मतलब फॉर्म 17C नहीं दिखाएंगे, 17A नहीं दिखाएंगे। नहीं उसका ऑडिट की बात बता रहा हूं मैं, क्या करते हैं इन्हें आख्या जी उससे मिलान करो। ऑडिट तो यही है ना कि वीवीपैट ने जो पर्चियां निकली है उसको देखो, उसमें उतनी निकली है, मैच करना और तो कुछ नहीं, गिनती करनी है ना। कहते नहीं करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप करेंगे,
देख उन्होंने बोला जी खर्चा बहुत पड़ता है। उन्होंने कहा आप खर्चा तय कर लो। खर्चा 46,000 के 48,000 तय कर दिया एक मशीन का। अब एक ने 8 मशीनों का मांग लिया, 10 का, उसने 4.5 लाख खर्चा कैंडिडेट को देना होगा, कैंडिडेट को देना जो कंटेस्ट कर रहा है, कंटेस्ट कर रहा है। वो 46,000 या 48,000 जो भी पर फिक्स किया मशीन दे के वो उसने 5 लाख रुपया भर दिया इनको। जैसे हम एग्जामिनेशन में रीवैल्यूएशन के लिए फीस भरनी पड़ती थी। हाँ, ठीक है। वो भर दिया। अब कोर्ट में ऑर्डर हो गया कि इसको दिखाओ। पीठासीन अधिकारी कहता है कि मैं वो नहीं मैच कराना, मैं तो उसको डिलीट करके डाटा को जो असल वोट पड़ी थी मॉक पोलिंग करके दिखाना कि मशीन ठीक है। उसने तो ये माना ही नहीं, मांगा ही नहीं कि मैं मशीन चेक करनी है। उसने मांगा ये है कि जी जो वीवीपैट में वोट निकली है क्या वही वोट उसमें निकली है। उसने तो ये मांगा है, उसने ये तो मांगा ही नहीं मशीन आपकी ठीक काम करती है या नहीं करती। ये तो सवाल ही नहीं है उसके सामने। ये कहते नहीं हम तो मौका, इससे पता चलता है कि बेईमानी है इनकी, इनको डराया कि हम पकड़े जाएंगे। वो को डाटा जो मशीन में स्टोर हुआ उसको पहले क्या करते थे, एक और बात, जो धांधली हो चुकी है उसको जग जाहिर ना हो जाए तो वो नहीं दिखाना नहीं, उसकी जगह मौका ऑर्डर के बावजूद, हाँ ऑर्डर के बावजूद वो नहीं गिनती करानी। जितने पैसे मैंने आपको दिए मैं बोलूँ जी इस गत्ती को नहीं गिनना, मैं एक और गत्ती दे देता हूँ उसको गिन के देख लो ठीक है। तो देखिए आपको जो पैसे मिले आप उसको गिनेंगे या मेरे पास पड़ी गत्ती को गिनना चाहेंगे, मेरे को कोई बताए इसको, ये तो आम बंदे को भी मालूम है ना। सो इसलिए एक बात है ये करते हैं और एक और आगे करते हैं। क्यों, मतलब मेरे को लगता है इन्होंने क्या किया, हर वर्ष सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। इनके जो इंजीनियर हैं बैडला और इलेक्ट्रॉन कॉर्पोरेशन के, वो इंजीनियर सिंबल फीड करते थे आके, वो 24 घंटे बाद सिंबल डिलीट कर देते थे, उसमें प्रोग्रामिंग होती है पूरी। अच्छा, वो प्रोग्राम डिलीट करता किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या, उसमें जैसे वो प्रोग्राम में एक डॉट लगा दिया, उसे हर तीसरी वोट बीजेपी को चली जाएगी, आपने जिसको मर्जी डाली। अच्छा, प्रोग्रामिंग से सब फैसला होना है। एनक्रिप्शन जिसे कहते हैं, हाँ एनक्रिप्शन जिसको कह सकते हैं, वो एनक्रिप्शन देने से मना करते हैं। अब फिर सुप्रीम कोर्ट फिर दखलंदाजी करनी पड़ी कि इसको भी 45 दिन रखो। अब इसके लिए एक कंक्रीट उदाहरण देता हूँ, कैसे मिले हुए हैं या उनको मालूम नहीं है। यहाँ चंडीगढ़ का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है CEO, चंडीगढ़ के सचिवालय में जो 9 सेक्टर में है उसमें बैठता है। हम लोग उसको मिलने गए जब ये पार्लियामेंट की चोन थी, कुछ लोग, तो वो बड़े इज्जतमान से हमें मिला, बड़े DPI डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड उसमें शामिल थे। तो जब हमने बोला कि भी ऐसे ऐसे होता है, सब बातें मानता गया। मैंने बोला जब ये सिंबल लोड करते हैं ना तब गड़बड़ करते हैं। तो कहने लगा सिंबल तो हम लोड ही नहीं करते। ये चीफ इलेक्शन मुख्य चुनाव अधिकारी चंडीगढ़ का बोल रहा है हमें डेपुटेशन को कि हम तो लोड ही नहीं करते, हम तो बाहर चिपकाते हैं। मैंने बोला बाहर चिपकाए से मशीन को कैसे पता चला कि बटन किसका है? हम तो बाहर चिपकाए से बटन दाब दिया, अंदर की मशीन को कैसे पता चला कि ये कांग्रेस का है ये बीजेपी का है? क्योंकि अंदर तो कुछ होना चाहिए ना, बाहरी मशीन की फोटो थोड़ा आ रही है उसके पास। उसका कोई जवाब नहीं था, उसने ऐसे बोल दिया। साथ में जैसे वैसे भी कई दफ़ा आप ज़्यादा बहस करो तो उनको लगता है कि ज़्यादा ही बहस, मैं चुप रहा। 10 दिन के बाद ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि आप इसको सिंबल लोडिंग SLU उसको बोलते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको भी 45 दिन बचा के रखो, जो 24 घंटे में कर देते थे। तब मैंने इनको लिखा, क्या देख लिया आप तो बोलते थे हम, क्योंकि ऐसे कैसे से बाहर आपने चिपका दिया, वो अंदर कैसे पता चले? अंदर कुछ पड़ता है ना उसको। सब मतलब गर्ग साहब जितनी आप बातें बता रहे हैं, जितनी बातें राहुल गांधी ने, इसको इसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उसके नीचे की जो मशीनरी बैठी है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी होते हैं, DC रैंक के SDM रैंक के अफसर होते हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे पूरा सिस्टम उस धांधली का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये कोलैप्स कर दिया। कोई तो इसे फ्लैग करेगा ना, ये सिर्फ ये थोड़ा ना कि राहुल गांधी या अपोजिंग पार्टी जिसका स्टेक इंटरेस्ट है, ये जिसको लग रहा है कि मेरा अधिकार खोया जा रहा है, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो अधिकार तो हर व्यक्ति का खो। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं, हमने इसमें यही हमारा डिमांड ही ये है। देवाश्याम जी यहाँ DC रहे हैं 70s में, वो तमिलनाडु के हैं, वहाँ अभी उन्होंने एक बड़ी कॉन्क्लेव किया 500 लोगों का। हमारा ये डिमांड है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, ये हमारा तल्क नहीं है, चुनाव योग क्या है हमारा तल्क नहीं है। हम एक वोटर हैं, जो चुनाव योग है वो वोटर को जवाबदेह है। हमारी वोट का सवाल है ना कि मेरी वोट जहां मैंने डाली वहीं जानी चाहिए और ठीक बननी चाहिए।
वो जवाब जो देना है, उत्तरदायी जो है उसकी चुनाव जो की वो वोटर को है, मतदाता को है। वो कहता है नहीं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी को बताऊंगा, वो भी जितना मेरा मर्जी होगा बताऊंगा। इससे पता चलता है, क्योंकि वोटर नहीं ना इलेक्शन कमीशन के पास पूछने जाएगा, उसको तो आपको वोट डलवाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, ब्रांड एम्बेसडर चुनने पड़ते हैं, आपको उसको कहना पड़ता है जी आइए कृपया अपना कीमती वोट डालिए। वो जो कीमती वोट डलना है, और वो कीमती वोट ब्राजील की एक मॉडल आके उसकी तस्वीर के नाम पे डल जाएगी, और वो कभी वोटर जाएगा नहीं इलेक्शन कमीशन से, कहेगा नहीं, क्योंकि वो तो शायद वोट डालने गया ही नहीं पता। हाँ, एक और दूसरी बात बता रहा हूँ, क्यों शंका तो होती है ना, शंका करने को कोई आधार होना चाहिए। शंका निवृत्ति करना चुनाव आयोग का काम है। इन्होंने आके दो बातें और की हैं ये वोटों का धांधली करने के लिए। ये देख लो आप, पहले कोई BLA ना का शख्स नहीं होता था, अब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के BLA साथ में लगा दिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपके BLO क्या करते हैं। BLO नहीं, BLO तो सरकारी कर्मचारी, वो तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हो गया, ये BLA हो गया ब्लॉक लेवल एक्टिविस्ट। हाँ, तो मतलब ब्लॉक लेवल एक्टिविस्ट खेल कर रहा होगा अगर। हाँ, उनको जानबूझ के डाला है कि RSS के पास तो बहुत ज्यादा है ना, कांग्रेस के पास उससे 2 नंबर के होंगे, बाकियों के पास तो होंगे कितने। देखिए जितने RSS के पास होंगे वो तो ममता बनर्जी के पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पूरे ऑल इंडिया के वहां जाते हैं। अब हम देखती हैं, अगर हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर पन्ना प्रमुख की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं तो पता चलता है कि कितने बड़े स्टेक हैं इनके। हर एक ने एक एक पन्ना इनको दिया हुआ है ना, वो खेल करता है, वो जानता है एक पन्ने में कितने होंगे, 50, 100, 60 लोगों का नाम होगा। वो 60 को वो जानता है कौन किसका है। जो मैंने आपको वोट की उदाहरण दिया, इससे पता चलता है। पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, वो इन्होंने बना दिए BLA। अब दूसरी खेल क्या की है कि वोट चेंज करने की। पहले एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन होती थी साल में, वो थी अप्रैल रखी हुई थी। अब इन्होंने 4 दफ़ा कर दी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। 4 बार होएगा तो होगा। अब जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाता है, जैसे अभी बिहार का हुआ है, ठीक है, बिहार का नोटिफिकेशन होने उसमें लिखा जाता है कि इतनी वोटें हैं, मेल कितनी है, फीमेल, सब कुछ लिखा जाता है। उसके बाद चुनाव जब तक नॉमिनेशन में तब तक और चेंज कर देते हैं। ये बड़ी बात है। चुनाव प्रक्रिया जैसे जिसे हम कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस जैसी नोटिफाई हो गया कि इस तारीख को आपने नामजदगियां भरनी है, पेपर वापस लेने हैं, फिर वोटिंग इस तारीख को, पोलिंग इस तारीख को और रिजल्ट इस तारीख को। जिस दिन वो ऐलान हो जाता है, इलेक्शन कमीशन करता है, उस दिन तो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। लेकिन वो जो वोटर्स बनने का प्रोसेस है वो जारी रहता है, जबकि उस दिन फ्रीज हो जाना चाहिए। हाँ, किसी को सर्टिफिकेट देना तो दे नहीं सकते, किसी को नौकरी देनी है दे नहीं सकते, किसी की बदली नहीं कर सकते क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, लेकिन वोट बना सकते हैं। और नौकरी देने से शायद उतना प्रभावित ना हो, 1000 वोट बनने से तो रिजल्ट प्रभावित होता है। देखिए कितना काउंटर आर्ट्स में आपा विरोधी है, कॉन्ट्रोडिक्शन है। सो इसलिए ये 2 बातें कि हम एंड तक वोट बनाएंगे, 4 दफा वोट बनाएंगे, जिसका वोट अक्टूबर में एलिजिबल होना है, उसके पात्र बनना है, वो जनवरी में अर्जी दे सकता है कि मेरे को अक्टूबर में बना देना। इससे पूरी धांधली हो जाती है जब आप इसको ऐसे एक्सपेंड। लोगों को आप बोलते हैं नहीं जी हम यंग वोटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी छोटी सी इंक्लूजन के नाम पर। हाँ, छोटी सी बिहार की उदाहरण देता हूँ, फिर अगला सवाल कर लेना। उसमें धांधली ये हुई कि जो 2024 की लोकसभा के चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने बोला कि जी 18 से 19 साल के हमने 7,79,000 79,000 नए वोटर बना दिए, 7,79,000। और जो 20 से 29 वर्ष के हैं वो 1,60,61,000 नए वोटर बना दिए। 1,60,61,000 तो उसकी इतनी 20 से 29 साल की आबादी है, मतलब अडल्ट पॉपुलेशन है। इसका मतलब पहले कोई भी वोट नहीं बना हुआ था। 2.25 करोड़ वोट इन्होंने नया बना दिया बिहार में। अब उसको काटना था उसमें, क्योंकि इसके बावजूद इनको मिला नहीं है, उसको नहीं काटना था। अब 65 लाख वोट, अब अल्टीमेटली वो 35 लाख काट सके हैं, 45 लाख, वो 45 लाख वोट इसलिए काटा है कि ये 2.25 करोड़ वोट बढ़ाने के बावजूद भी जब वो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भले ही इनको 12 सीटें बीजेपी को, 12 जेडीयू को और 5 सीटें पासवान को आ गई, चिराग पासवान को, लेकिन जो वोट परसेंटेज आई वो तेजस्वी जद की, आरजेडी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीजेपी की है, उसके बाद जेडीयू की है।
तो इनको लगा यार ये तो फिर भी वोट ज़्यादा है इतने बनाने से भी। अब उनका वोट काटने के नाम से 24 जून को SIR इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ मिलकर किया और उससे उनका वोट काटा है। इनका धांधली से 5 लाख वोट और बना दिया। सो अब 45 लाख आपने काट दिया, 5 लाख और बना दिया, 243 सीटें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ। सो ये इनके पूरे के पूरे तरीके हैं जिससे ये रिजल्ट को मैनिपुलेट करते हैं। अब जो एक बात मैं आखिरी कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी को पूरे का पूरा हिजैक कर दिया और इसको रोकने का तरीका ये नहीं है कि नीचे वाला, क्योंकि वो चुनाव जो को लगाने का उसमें केस नहीं कर सकते आप। ये BJP सरकार नहीं किया सारा कुछ। ये तभी है, आपको जानते हैं मैंने पेपर भी कैसे रोका। जब ऊपर वाला ना चाहेगा तो नीचे वाले ऐसा हेरा फेरी बड़ी नहीं कर सकते। छोटी मोटी तो कर जाते हैं, बड़ी हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। अब ऊपर वाला क्योंकि चाहता है इसलिए नीचे तक हो रही है। फाइनली गर्ग साहब, बहुत बड़ी बात हम कर रहे हैं। मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं है, मामला इस देश की, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी सेंध लग चुकी है। सेंध नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया, हाईजैक किया जाए, हाईजैक किया गया, ढह गया। हाँ, और इसकी गंभीरता को लाइटली नहीं लिया जा सकता। मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देश के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले की गंभीरता, गहनता को समझते हुए इस मामले का संज्ञान भी लेना चाहिए। और ये मुद्दा राजनीतिक ना बनाकर देश का मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ये घोटाला अगर कहना चाहें, शब्द प्रयोग कर लें। लेकिन अगर वो वोटिंग का जो अधिकार देश में कई दशकों तक एक आज़ादी की जो जंग लड़ी गई, जिसके नाम पे कुर्बानियां दी गई, चाहे भगत सिंह ने दी, चाहे करतार सिंह सराभा ने दी, चाहे किसी भी शहीद ने दी, उन कुर्बानियों का कारण तो यही था ना कि एक वोटिंग का अधिकार। और अगर वोटिंग का अधिकार मिलने के बाद भी आज ये कुछ मुल्क में हो रहा है और मैनिपुलेशन करके सरकारें बनाई जा रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर गर्ग, मेरा अगला सवाल ये है कि इस पे अब वो कहते हैं कि काम कौन करेगा। ये तो हो गया मुद्दा, राहुल गांधी ने उठा दिया, लेकिन इसकी मोबिलाइजेशन कौन करेगा इस मुद्दे को, इसके जिसे कह सकते हैं मूवमेंट की शक्ल देकर, या फिर या तो सुप्रीम कोर्ट सीधा पिक्चर में आए। इलेक्शन कमीशन से वो उम्मीद बची नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सीधा पिक्चर में आए, कानून का तरीका हो, या फिर लोग सड़कों पर आए। हम किसी को उकसा नहीं रहे, लेकिन जब तक कोई मूवमेंट नहीं बनती, इतना बड़ा गदर मच रहा हो, इतनी बड़ी अगर लूट हो रही है लोकतंत्र में, तो फिर बिना मूवमेंट के तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक मुद्दा और उठा देंगे, 2-4 सालों में, 2-4 महीनों में कोई ना कोई और राहुल गांधी की इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन देके सब प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने कहते हैं पंजाबी में परनाला वहीं का वहीं, कहानी तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी जब तक करेक्टिव स्टेप्स और ब्रूटली करेक्टिव स्टेप्स इंक्लूडिंग द लायबिलिटी कि ये जो 2024 का हरियाणा का चुनाव नतीजा है, इसकी जांच करके अगर दोबारा हो तो फिर दोबारा इलेक्शन। ये झूठ की सरकार है। मैंने तो कल नारा दिया था, चोरी की सरकार गद्दी छोड़। जैसे वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, सरकार चोर गद्दी छोड़ का नारा देना। ये सरकारी चोरी होगी, वोट नहीं चोरी, बस सरकार चोरी होगी। ये अगला स्टेप है। अब मैं आपके सवाल का, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत गहन विषय। आगे क्या है? आगे की बात ही कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको फैसिलिटेट कर रहा है। कैसे? अब बोलेंगे है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। अभी हरियाणा का जो 32 वोटों का झगड़ा था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो 212 वोटें नहीं गिनी गई उनकी गिनती हमारे सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट चले गए, अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्टे लगा दिया। भाई उसकी गिनती करने में क्या तराजा है? यही बात है ना कि जी 32 वोटों से हारा है, 212 वोटें काउंट नहीं हुई। आप उसको काउंट का ऑर्डर कर रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, आप उस पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ भी कहीं इंसाफ की तो बात नहीं। मुझे याद आ गया चंडीगढ़ के एक मेयर के चुनाव में जो धांधली हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व हो गए, हस्तक्षेप करके उसको इलेक्शन को चेंज करवाया, दोबारा चुनाव हुआ था। अब ऐसा हौसला बल्कि उल्टा कर, अब उल्टा हो गया है ना। वहां पे हाई कोर्ट की भूमिका काफी नकारात्मक थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने वहां पे रिलीफ नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इंटरवीन किया। अब मैं एक हमारे प्राण में कहानी है उससे बात कर रहा हूँ। उसमें है कि समुद्र जब बहुत गंदा हो गया, लेकिन उसमें रतन तो थे,
उसको पूरे को पूरा रेखना था, उसका पूरा चरण करना था, मंथन करना था। उस मंथन के लिए देवते और दैत्य दोनों इकट्ठे होने पड़ते हैं, और सुमेर पर्वत की जो मधानी बनानी होती है और उसकी नेत्री जो है वो शेषनाग की होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो अमृत कुंड है वो दैत्य ना ले जाए। इसलिए आज राहुल गांधी ने संदेश भी दिया है कि जेन जी को मैं कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए है, आगे आओ। अब सही बात आपने बोला, अब हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा ही तब जब हम सड़कों पे आएंगे। सोए पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब आना होगा सड़कों पे। सड़कों पे इसलिए नहीं आना कि हमने ये सरकार को गिराना है, इसको बनाना है, इस पॉलिटिशियन को आगे लाना है, इसको गिराना है, ऐसा इसलिए नहीं है। हमने ये जॉब लेना है इसलिए नहीं है, हमें ये अच्छा नहीं लगता ये नहीं है, हमें ये धर्म अच्छा नहीं लगता ये नहीं है। हमने प्रजातंत्र को बचाना है, आए कोई भी आगे। एक बात मैं बता रहा हूँ, पहले क्या था, अब क्या उल्टा क्या हुआ है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में। हमारे देश ने आज़ादी के बाद जो आपने बात की, ये अधिकार दिया था कि हम वोटर हैं, हर नागरिक वोटर है, एडल्ट, उसको कोई सबूत नहीं देना। वोट बनाना चुनाव आयोग का काम था। सो हम वोटर थे, हम डिसाइड करते हैं कि सरकार कौन सी हो, अच्छी हो बुरी हो कोई भी हो। उसमें थोड़ा बहुत गलती भी होती थी। अब सरकार डिसाइड करती है कि वोटर कौन होगा। ये उल्टा कर दिया। इसलिए जो हमारी आज़ादी में जो हमने प्राप्त किया था वो तो पूरे का पूरा छिन गया। अब दोबारा फिर लड़ना होगा, जब आपका अधिकार छिन जाए तो फिर लड़ना पड़ता है। इसलिए जो जंजी को काल दिया है राहुल गांधी ने, और मेरे को लगता है वो कांग्रेस में इतना अभी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी मूवमेंट लॉन्च कर ले। ये सबसे बड़ा दुखांत है। हाँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी के बस का भी नहीं है। और अगर एक राजनीतिक पार्टी ऐसी मूवमेंट लॉन्च करने की कोशिश करेगी तो उसको हमेशा डिस्क्रेडिट ये कहकर कर दिया जाएगा कि ये तो एक राजनीतिक मफादों के चलते। क्योंकि आज भी इस पे नुक्ताचीनी हो रही है। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रोल ब्रिगेड होती है इनकी, बीजेपी की और लोगों की, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा फेक वोटर बन रहे थे तो आपके जो ऑब्जर्वर थे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हाँ, दोस्त तो आपकी। हाँ, वो उनको कहेंगे कि चोरी हो रही है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप चोरी को रोक नहीं पाए तो कसूरवार आप हैं। कसूरवार आप हैं। तो ये लॉजिक चल रहा है। नहीं, हम बोलते हैं कि मरीज का पाँव गल गया, पट्टी हुई नहीं, उल्टा चोर, तो हम उसके घर वाले वो बोलते जी पट्टी नहीं हुई, पैर गल गया। हम बोलते आपने बताया ही नहीं, आप क्या कर सकते। मतलब ड्यूटी हमारी है कि अस्पताल में वो दाखिला है, उसका हम इलाज पट्टी टाइम पे करें। मरीज को क्या मालूम है कि उसकी कब पट्टी होनी है करनी। तो हम उल्टा उसके रिश्तेदार को बोलते हैं कि आपने तो बताया ही नहीं हमें। और वो बेचारा बेल लेके अकेले, जिसको पता ही नहीं लगा कि वो मशीन के अंदर क्या हुआ और वो मशीन ही बदली गई, तो बीएलए तो बेचारा वहां बैठा रह गया ना, वो तो अपने साइन करता रह गया कागजों पर, है ना। लेकिन आखिरी चीज की इसके लिए मूवमेंट की जरूरत है। बिना मूवमेंट के मुद्दों के उठाने का भी कोई मायना नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन मुझे लगता नहीं कि इस तरीके के सरोकारों से वैसे रिलेट करती है, क्योंकि अलग दुनिया है, जेनजी की एक अलग दुनिया है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा, दे हैव टू बी मोर सेंसिटिव कि ये आपके हकों की बात। एक बात मैं कहूंगा इसके बारे में, ये राहुल गांधी ने जो इसको एडवांस में क्यों कहता हूँ क्वांटम जंप, उसने बोला है केवल वोट चोरी नहीं है, ये आपके अधिकार की चोरी है, आपके जॉब की चोरी है, आपके बोलने की आज़ादी की चोरी है, आपके खाने की चोरी है, पहनने की चोरी है, आपकी शिक्षा की चोरी है, आपके स्वास्थ्य की चोरी है, आपके आवास की चोरी है, क्योंकि सब कुछ सरकार से बनना है ना, इसलिए आपके न्याय की चोरी है। तो इसलिए इस चोरी को रोकने के लिए आपको आगे, और हमारे अदारे, इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या हालत है, भद पिटरी इन संस्थानों की, और पिटनी भी चाहिए कि अगर इतना बड़ा धांधली हो रही है और ये ओवरसी कर रहे हैं इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, तो फिर इनकी जवाबदेही बनती है। बहरहाल आज की कुछ बातें थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, आप आए और विस्तार से हमसे ये बातचीत की। थैंक यू सो मच।